आपको वर्ल्ड टूर करना है? क्योंकि सास में कभी बहुत ही सुनते सुनते। चलिए, बने रहिए मेरे साथ। इसी वीडियो में हम करेंगे क्योंकि सास भी कभी बहुत ही का पूरे एपिसोड का रिकैप, रिव्यू, और साथ ही साथ हम देखेंगे नज़ारे इटली, फ्रांस, स्पेन, लंदन, मालदीव्स और पुर्तगाल के। तो शुरू करते हैं। शांति निकेतन का सीन होता है जहाँ पे मिहिर बहुत टेंशन में है और ऋतिक पूछता है क्या हुआ, तो वो बताता है कि मिताली ने लीगल नोटिस भेजा है। घर में एकदम टेंशन का माहौल होता है। वो लोग सोचते हैं कि अभी क्या करेंगे, 2 दिन के बाद सुनवाई है, तो कोई बड़े से बड़े लॉयर को निकालना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। तो मिहिर बोलता है ढूंढने की क्या ज़रूरत है, अपना हेमंत है। और हेमंत को फ़ोन लगाते, बट वो तो मलेशिया में है किसी काम के सिलसिले से, तो आउट ऑफ इंडिया है। अब फिर बात आती है कि और कोई होना चाहिए, दूसरा कोई ऐसा लॉयर जो घर का बंदा हो, जो अपने लिए जी जान लगा के लड़े। तो फिर उनको याद आता है, अरे यार गोमजी तो है अपना। मिहिर को याद आता है, फिर ऋतिक को भी याद आता है। मिहिर बोलता है ऋतिक तुम ट्राई करो, क्योंकि मेरे ट्राई करने से तो वो नहीं आएगा। तो ऋतिक फ़ोन लगाता है। दूसरी तरफ सीन जो होता है, जब गोमजी अपने घर के अंदर एंटर कर रहा होता है और उसके साथ नकुल और दामिनी दोनों हैं। दोनों बहुत तीनों की तीनों बहुत खुश हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं और बोल रहे हैं वी आर वन फैमिली। तो एक तरह से इन लोगों का मिलन हो चुका एंड अच्छा लग रहा था। दामिनी भी बहुत अच्छी लग रही थी, नकुल भी इतना अच्छा लग रहा था और गोमजी के लिए मैं बहुत हैप्पी था। अब उसी वक्त जब ऋतिक का फ़ोन कॉल आता है, तो वीडियो कॉल में सबसे पहले ऋतिक ऑफ कोर्स मिहिर को दे देता है। तो मिहिर बात करता है गौतम से और उसके साथ ही पीछे नकुल और दामिनी दोनों दिखते हैं। तो वो मिहिर बहुत खुश होता है कि चलो अच्छा हुआ कि तुम तीनों साथ रह रहे हो और मैं चाहता हूँ कि तीनों साथ ही रहो। फिर गोमजी बोलता है कि आपने कॉल क्यों किया, ऋतिक को फ़ोन दीजिए। तो ऋतिक से बात करता है, तो ऋतिक बहुत टेंशन में होता है। वो सारी जो मिताली ने कांड किया था, ये बंदी ना, मैं क्या बोलूँ, अभी मैं गालियाँ दूंगा तो शायद जो ऑडियंस होगी उनको अच्छा नहीं लगे, बट ऐसी घटिया औरत लाइफ में कभी मैंने नहीं देखी। मतलब इतना घटिया कैरेक्टर। तो वो सारी उसकी घटियापना, जिस तरह से वो एक अच्छी माँ भी नहीं, अच्छी जो बहू भी नहीं, अच्छी बीवी भी नहीं, सारे उसके कच्चे चिट्ठे वो सब दिखाता है, A to Z उनको सुनाता है और बोलता है कि आपको मेरे लिए ये केस लड़ना पड़ेगा। तो गोमजी एकदम हक्का बक्का हो जाता है, कुछ नहीं बोलता। फिर उसके पास जो नकुल खड़ा होता है, नकुल बोलता है नहीं पापा आपको लड़ना पड़ेगा, दिस इज फैमिली। और जो ऋतिक अपने बेटी तिमसी से दूर है, तो आप भी मुझसे दूर थे, तो आप ये दर्द पहचानते हो, तो आप ये दर्द वो टिमसी को और ऋतिक को नहीं दे सकते, क्योंकि हम सेम सिचुएशन से गुजर चुके हैं। और दामिनी भी बोलती है कि लास्ट टाइम तो गोमजी तुम गलत इंसान के लिए लड़े थे, इस बार तुम सही इंसान के लिए लड़ोगे। तो उसी वक्त गोमजी बोल देता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ और मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा। सब लोग खुश हो जाते हैं। उतने में फिर सब रिलैक्स हो जाते हैं और वहाँ पे जो मंजूरी है, मुन्नी, वो बोलती है मुझे काम से के सिलसिले में कुछ बाहर जाना है, मैं आती हूँ वापस। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ मुन्नी करेगी। मुन्नी में भी शायद मिताली से मिलने जाएगी या कुछ ऐसा। नहीं तो अचानक से घर में इतना अगर ऐसा टेंशन का माहौल है, तो मुन्नी को ऑफिस में जाने का क्या सूझा। तो ये तो एक थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस मुझे लगा। अब उतने में ही है ना, पैरेलली जो सीन चल रहा होता है वो अजय के घर का चल रहा होता है। अजय के जो इंदिरा, जो उनके फादर मदर है इंदिरा, और फिर उसकी जो बहन है, वो तीनों बोल रहे हैं कि नहीं ये कोई साड़ी बदलने जैसा थोड़ी है कि आज ये साड़ी पसंद आई तो ये पहन ली और फिर उसके बाद दूसरी बदल दी और फिर उससे मन भर गया तो वापस अरे पहली साड़ी है जो उसको मैं पहन लेती हूँ। तो ये परी ने क्या मजाक समझ रखा है शादी को। जिस तरह से उसने पहले भी हमारे साथ कांड किया था, हम नहीं चाहते कि तुम उसके साथ शादी करो और तुम उसको इस घर में लेके आओ। तो उसके ऊपर वो अल्टीमेटम दे देता है कि ठीक है मेरा भी ये फैसला है। अजय बोलता है कि आप अगर नहीं चाहते हो कि परी यहाँ पे इस घर में आए, तो शादी के बाद मैं और परी हम लोग आपसे और इस घर से रिश्ता तोड़ लेते हैं। तो वो बौखला के उसी वक्त है ना, उस जो इंदिरा बहन है वो आ जाती है शांति निकेतन में और वो चढ़ जाती है इन लोगों के ऊपर कि परिधि वाह वाह वाह, तुम तो घर के अंदर तो बड़ी अच्छी बनती हो और फिर बाहर तो तुम इतने जलवे दिखा रही हो, तो ये क्या है। तो वहाँ पे एक तरह से शौक का सीन हो जाता है और मल्टीपल सीन्स चल रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अंगद
और वृंदा दोनों कार में वापस आ रहे होते हैं, डेफिनेटली अपने बच्चों को मिल के आ रहे होते हैं। और वहां पे रास्ते में देखते हैं कि पूरा एक झुंड आ चुका है वर्कर्स का, उसके साथ जो है भीकू जो है वो भी है, भीकू दादा एंड मंगल है, और फिर सारे वर्कर्स हैं इंक्लूडिंग विक्रांत एंड भारती जो भीकू दादा की बेटी है। तो सब लोग पूछते हैं कि ये क्या चल रहा है, तुम लोगों का क्या चल रहा है, देखा ना मैंने कहा था। मंगल कहता है कि ये दगाबाज निकलेगा, ये मैनेजमेंट के साथ मिल चुका है। तो वो लोग हाथापाई पे आ जाते हैं, और उतने में मंगल मतलब वो बंदा जो है ना, उसको इतना क्रोध है कि उसने एक मौका वृंदा की तरफ भी धारने की कोशिश की। वहां पे अंगद ने उसका हाथ रोक दिया। तो फिर वहां पे वृंदा बताती है। और यहाँ पे दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि वृंदा का जो एक पर्सनालिटी मेकओवर जो एकता कपूर ने किया है ना, काबिले तारीफ है। बिकॉज वृंदा जिस तरह से यहाँ पे उसका मेकओवर हुआ है ना, एग्जैक्टली अगर आप लोगों ने कहानी घर घर की देखा हो तो वहां पे जब पार्वती भाभी थी, जब पार्वती ने झांकी देवी का जो रोल किया था ना, मैं हूं झांकी देवी, अगर आप लोगों को याद हो, तो जिस तरह से झांकी देवी के पास मतलब वो गट्स होते थे, जिस तरह से वो गर्रा के बोलती थी, जिस तरह से उनका कॉन्फिडेंस होता था, जिस तरह से उनका बोलना चलना, फैशन सेंस, एग्जैक्टली सेम टू सेम मेकओवर ऐसा लग रहा है कि वृंदा वीरानी का यहाँ पे हुआ है। तो वृंदा सिखाती है कि वृंदा बहाना उसी वक्त याद कर देती, बोलती है कि यार मैं तो तुम्हारे ही वर्कर को इन्वेस्टर के मीटर में लेके गई थी ताकि इन्वेस्टर्स को लगे कि वीरानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में वर्कर और मैनेजमेंट के बीच में कोई दरार नहीं है, वर्कर और मैनेजमेंट साथ में मिलकर काम करते। मेरे से भूल होगी, मेरे से गलती होगी कि मैं तुम लोगों का भला करने चली। अभी बाहर के इन्वेस्टर्स बुरा सोचे, तुम लोगों का फैक्ट्री के ऊपर इम्पैक्ट आए, तुम लोगों के प्रमोशंस ना हो, ये ना हो, वो ना हो, तो अच्छा है, मैं क्या करूं। अभी तुम लोगों के बारे में जो मैनेजमेंट कहती थी कि वर्कर्स, यहाँ के वर्कर्स में ही खराबी है, वो बात आज मैंने देख ली, सच निकली। तो वैसे ही करके वो सॉरी सब लोगों को बोल के निकल जाती है गाड़ी में बैठ के। और फिर ये लोग अंगद के ऊपर चढ़ जाते कि तू चोरी छिपे क्यों गया। उसने बोला नहीं भाई मैं चोरी छिपे नहीं गया था, मैं तो उसने बोला मुंह ढक के क्यों गया था। उसने बोला मुंह ढक के नहीं गया था, रात का टाइम था, मुझे ठंड लग रही थी इसलिए मैंने मुंह को ढका था, मुंह छुपा के नहीं निकला था। तो वहां पे फिर अंगद भी है ना थोड़ा नाटक करने लग जाता है कि मुझे नहीं काम करना, एक मैं बनियान और चड्डी भी बदलूंगा तो तुम लोगों को इजाजत दे के नहीं बदलूंगा कि ये सफाई इतनी क्या देनी पड़ रही है। तो उस पर भारती बोलती है और अंगद का साइड लेती है और बोलती है कि यस डेफिनेटली वो क्यों आप लोगों को इतनी सफाइयां दे, आप लोग अगर उसको विश्वास नहीं कर रहे हो, उसने आपके कहने पे पत्थर मारा था ना वृंदा को, तो फिर प्रॉब्लम क्या है। तो फिर भीखू दादा बोलते हैं ओके ठीक है मामला खत्म हो गया ना, चलो अभी सब अपने अपने घर पे। लास्ट सीन जो होता है वहां पे ऑफ कोर्स नवरात्रि का पर्व चल रहा है, तो डेफिनेटली राम और सीता की जो होता है ड्रामा वो लोग बनाते हैं। तो वहां पे महाउत्सव होता है, उसमें झांकियां होती है। तो जिस तरह से वर्कर्स हमेशा करते हैं, तो उन्होंने बोला कि इस बार भी राम और सीता कौन होंगे, वो तो चिट्ठी निकालेंगे तो पता चलेगा। अब होता क्या है कि जैसे ही वृंदा को पता चलता है कि ऐसा कोई महाउत्सव ये लोग करने वाले, तो वृंदा सजेस्ट करती है सामने से कि चलो हम लोग भी इनके साथ शामिल हो जाते। तो वो बोलते हैं अरे उन लोगों ने तो हमें इनवाइट नहीं किया, तुम लोग तो क्या हुआ, अगर वर्कर्स ने इनवाइट नहीं किया तो हमने शायद कभी इंटरेस्ट कभी दिखाया नहीं होगा, उनको बोलो कि हमें आपके साथ शामिल होना है। तो वो वर्कर्स और मैनेजमेंट की मीटिंग होती है जहां पे वृंदा बोलती है कि इस बार का जितना बजट होगा वो हमारी तरफ से आपको हम देंगे, आपको कोई अपने जेब से पैसे देने की जरूरत नहीं, और हम भी आपके साथ शामिल होंगे, और सारा हिसाब किताब जो है भीखू दादा वो आप संभालोगे। तो भीखू दादा तो एकदम चने के झाड़ पे चढ़ गए। प्लस फिर शाम का वक्त होता है और चिट्ठियां निकालने का टाइम आता है। तो यहाँ पे वृंदा बुलाती है भीखू दादा आप सीनियर हो तो प्लीज आप आगे आइए, और आप दो बोल्स पड़े हुए हैं, एक बोल राम का और एक बोल सीता का, तो आप दोनों बोल में से चिट्ठी निकालिए, जिनका नाम आएगा वो लोग राम और सीता बनेंगे महोत्सव में। अब यहाँ पे जो सीन होता है फ्लैशबैक में बताते हैं कि जो भारती थी बीबीसी, भीखू दादा की जो बेटी है, उसने एक्चुअली जो दो कांच के बोल थे उसके अंदर सब वर्कर्स के और सबके नाम थे, तो उसने वो अदला बदली कर दी थी। दोनों बोल में एक जो राम का बोल है उसमें सिर्फ सारी चिट्ठियों के ऊपर अंगद ही लिखा हुआ है, और जो सीता का बोल है उसमें सारी चिट्ठियों में सिर्फ भारती का ही नाम लिखा हुआ है। तो भारती चाहती है कि राम और सीता सिर्फ भारती और अंगद ही बने। तो यहाँ पे दिखाया जाता है कि भीखू दादा पहले राम जी का जो बोल होता है उसके अंदर से एक चिट्ठी उठाते हैं,
मंगल यहाँ पे बहुत वो होता है, एकदम उत्सुक होता है डेफिनेटली, और बाकी सारे वर्कर्स भी है मंगल तो बनेगा राम, तो ऐसी वाली एक्टिंग करते हैं वहाँ पे। तो वो मंगल बहुत ऑफ कोर्स उम्मीदवार होता है, बट जैसे ही अंगद का नाम आता है तो अंगद भी एकदम से शॉक हो जाता है, और मंगल को डेफिनेटली गुस्सा चढ़ता है कि ये कैसे राम बन गया। और यहाँ पे जो है वो एपिसोड खत्म हो जाता है। अब देखेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या वाकई वो बोल में से भारती का नाम निकलेगा, सीता के बोल में से, या फिर ओरिजिनल बोल जो था वो वापस आ गया, या फिर किसी और की खुराफात। और यहाँ पे मैं बताऊं कि एक सीन जो मेरे से मिस हो गया एक्सप्लेन करने का, वो ये था कि जो रविश है, मैं रविश बोलूंगा बिकॉज वो नागिन में भी था, वो बंदा जो मैनेजमेंट में से वृंदा के साथ जो काम करता है, रविश ही बोलूंगा, मुझे उसका नाम याद नहीं। अगर आपको याद हो तो प्लीज आप कमेंट में लिखिएगा कि क्या नाम था उसका। जो रविश है वो बोलता है कि ठीक है, जो कंसाइनमेंट का अभी मुझे लगता है कि नुकसान फैक्ट्री में ये होता है ना कि हम लोग कभी देखते नहीं चोरी का माल बिकता है सस्ते में, तो ये ऐसे ही होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इनका धंधा है, एक कंटेनर को ये गायब कर देते हैं, और वो कंटेनर से इन लोगों को, फैक्ट्री को नुकसान हो रहा है बिकॉज कंटेनर आया नहीं, बट वो गायब किया हुआ कंटेनर ये लोग सस्ते में बेच देते होंगे, और उसका पैसा ये लोग ऊपर की मलाई जो है ना वो ये लोग निकाल के खाते हैं। तो अभी कंसाइनमेंट आने वाला है, ठीक है, और यहाँ पे एक जो कंटेनर है ये लोग गायब करने वाले हैं। तो उसके मैनेजमेंट के साथ जो उसके दो चमचे हैं वो लोग बोल रहे थे, अरे यार ये महाउत्सव भी लगा दिया और वृंदा हमेशा सिर पे बैठी रहती है, तो हम कैसे ये गायब कैसे करेंगे। तो उसने बोला तू सोच, महाउत्सव के अंदर ही होगा जब सबकी नजरें यहाँ पे टिकी होगी। तो दोस्तों अभी मैं बता देता हूँ कि मेरा क्या गट फीलिंग है। मेरा गट फीलिंग ये है कि आगे पीछे वो सीता के बोल को बदलने के लिए सारी चिट्ठियों पे वृंदा का नाम लिखने के लिए वो रविश ने ये कांड किया होगा, और अगले एपिसोड में हमें शायद ये देखने मिले कि वो कांच के बोल में से जो चिट्ठी निकाली जाएगी, या फिर कोई भी चिट्ठी निकालो, सारी चिट्ठियों पे सिर्फ वृंदा का नाम लिखा है, ताकि वृंदा बनेगी सीता, वो होगी स्टेज पे। तो ये लोग अपना काम एज यूजुअल जो गोलमाल करते आ रहे हैं अभी तक, वो इस बार भी इस माल के कंसाइनमेंट में करेंगे। काफी सारी स्टोरी लाइन चल रही है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग बना हुआ है। ऑफ कोर्स डेफिनेटली तुलसी नहीं है तो एवरीबॉडी इज मिसिंग हर। यहाँ पे मिताली वाला कोर्ट केस का सीन भी आएगा, और यहाँ पे डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि गोमजी तो गोमजी ही है, गोमजी हैज ऑल द पॉइंट्स। वो बताएगा कि भाई ये इसकी माँ तो काफी केयरलेस है, मिताली काफी केयरलेस है, और मिताली ने ये भी कांड किया था कि उसने अपने आप को एज ए सिंगल बता के, झूठ बोल के ब्यूटी पैजेंट में गई थी और बच्चे को अकेला छोड़ के गई थी। तो यहाँ पे शायद कुछ गवाहियां टीचर वगैरह की भी आ सकती हैं, और उसके जो कच्चे चिट्ठे जो उसने वहां पे किए थे ब्यूटी पैजेंट में, वो सारे भी पोल खुलेगी, तो डेफिनेटली कस्टडी वापस तो इनको ही मिल जाएगी। बट काफी सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन चल रही है, एंड इसमें बीच में नोयोना का भी एक एंगल आएगा, जहां पे पार्टनरशिप की स्प्लिट होने के लिए और जायदाद और संपत्ति की स्प्लिट होने के लिए नोयोना को बुलाया जाएगा। तो ये सब हमें देखने मिलेगा कल के एपिसोड में। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा नया चैनल है, और मैं चाहता हूं कि ये भी हमारे साथ ग्रो करे।